एक खंड देखिए तो इसमें सीधे सीधे भाई प्रस्तावना के बारे में पहले ही हम बता देंगे। पैराग्राफ 1 जाएगा हमारा प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बता देंगे। जब प्रस्तावना बता देंगे पहले पैराग्राफ में, अच्छा चलिए पहला पैराग्राफ जो हमारा होगा पैराग्राफ फर्स्ट, वो क्या होगा, संविधान की प्रस्तावना, इसको बता देना है यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में। वही जो आप जानते हैं कि परिचय है और कब पारित हुई, कब प्रस्ताव दिया गया नेहरू जी द्वारा, दो डेट जो है 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947, ये दोनों आने चाहिए। और वो 4-5 लाइन का एक परिचय आपने दे दिया। परिचय जब दे देंगे तो पैराग्राफ 2 जो है, पैराग्राफ 2 में आएंगे आराम से। मैंने कहा है आहिस्ते से ऐसे पैर, जब मैं इस पे से कूद जाऊं तो मुंह फूट जाएगा, तो आहिस्ते से पैर रखना है। यानी अगले पैराग्राफ में आराम से हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और 2-3 लाइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे पैराग्राफ 2 में, पहले ऊपर परिचय मैं बोल देता हूं एक बार ऐसे ही, आप जानते तो है लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि इस पे रिकॉर्ड होता है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है वो यूट्यूब पे डाल देता हूँ मैं, कम से कम जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है तो उससे लोग बाकी लोगों को भी फायदा होगा। तो संविधान की प्रस्तावना 4-5 लाइन यही कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय है। N.A. पालखीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव ही आज 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा अंगीकृत की गई या पारित की गई, जो कालांतर में आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्थापित हुई। इतना होने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपना भी डेवलप करें। तो जो जो इससे सीखिएगा तो अपना डेवलप हो जाएगा, हो जाता है, लिखते लिखते हो जाता है, मैंने वैसे ही सीखा है। लिखिए सेकेंड पैराग्राफ में बोल रहा हूँ। हाँ स्टार्टिंग नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ तो संविधान की प्रस्तावना का परिचय जो मैंने बोला वो लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ लिखिए, जैसा कि विदित है माने ऊपर बोला गया है या लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जैसा कि विदित है प्रस्तावना संविधान का, प्रस्तावना पैराग्राफ 2 में लिखेंगे, प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त सार है। रिकॉर्ड हो रहा है, संक्षिप्त सार है पूर्ण विराम। इसका अर्थ यह है कि संविधान में विस्तारित प्रावधानों को संक्षेप में प्रस्तावना में बताया गया है। प्रस्तावना में बताया गया है और जिससे हमें एक मार्ग प्राप्त होता है, एक मार्ग प्राप्त होता है ताकि हम संविधान के लक्ष्यों को जान सकें, ताकि हम संविधान के लक्ष्यों को जान सकें जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार है। अब ये पैराग्राफ 2 हमने लिख दिया, उसके बाद आप डैश दे दीजिएगा, जो इस प्रकार है, हो गया ना। बाकी ऊपर का जो जो लिखा है
अरे जो इस प्रकार है। ठीक, अब जो इस प्रकार है के बाद पहला, अब बताइए संविधान की प्रस्तावना जो जो चीज बताती है वो संविधान में क्या किया गया है, अनुच्छेदों के रूप में व्यक्त है। तो पहले उद्देशिका में जो शब्द है उनको बताइए और उसके बाद संविधान के उन प्रावधानों को बता दीजिए। तो पहला शब्द है सामाजिक न्याय और समानता। इसकी बात उद्देशिका करती है ना, सामाजिक न्याय होगा, समानता आएगी। तो इसकी बात, तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा सामाजिक न्याय और समानता। जब ये लिख लीजिए तो थोड़ा सा विस्तार देना है, मैं बोल रहा हूं, सिर्फ अनुच्छेद लिख लीजिएगा, बाकी लिखा जा सकता है खुद से, है नोट्स में। जब सामाजिक न्याय और समानता पहला लिखेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा विस्तार देके लिखिएगा कि इस लक्ष्य का उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से मुक्ति है। इसके लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान है, और प्रावधान लिख के अनुच्छेद 14 से 18 तक, है ना, मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें जानेंगे। तो क्या क्या है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक, उसके बाद इस समता का अधिकार है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद 39 है, और भी हो सकते हैं, आप ढूंढ लीजिएगा, मैंने जल्दी जल्दी में इसको लिखा है, और भी चीजें हो सकती हैं। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 क शायद है, वो भी हो सकता है, 38 हो सकता है, ये सब भी हो सकते हैं इसमें। उसके बाद दूसरे में आइए, और वो है स्वतंत्रता, है ना। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जब लिखे हैं तो स्वतंत्रता को थोड़ा सा डिटेल कर दे, है ना। लिखिए कि इस लक्ष्य का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 19 है और 25 से 28 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना संविधान में। तो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 से 28। इन प्रावधानों को थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में सिर्फ बता देना है। ठीक, उसके बाद अगला है धर्मनिरपेक्षता, तीसरा। थर्ड क्या हो जाएगा, इसको मिटा दो ना। थर्ड क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। ठीक, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है पहले ये बता दीजिए, क्या है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। सर्वधर्म, हाँ सम्मान, लेकिन राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं। कहाँ कहाँ है, 25 से 28 तक सीधे दिया हुआ है, इसको बता दीजिए। सबको धार्मिक स्वतंत्रता होगी। 25(2) हिंदू धर्म के में कुछ चीजें, 2 जरूर लिखिएगा। एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इसको विस्तार से देख लूं। किसी ऐसी भी प्रावधानों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, बस इतना लिख रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता रहा, देखिए जैसे है। अगली अगली अगला पॉइंट राष्ट्रीय एकता और अखंडता, है ना। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इसके लिए 51A है, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 19(2) है,
उसके बाद अगला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पांचवा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। इसको लिखिएगा, इसके प्रावधानों को लिख देना है। कौन कौन से प्रावधान है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय? नीतीश कुमार अलग बैठिए, दवा दे रहे हैं तुरंत, कहना है बातचीत मत कीजिए आप लोग। राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 39, 41, इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल कर दीजिएगा। और एक एक लाइन में, ज्यादा नहीं करना है। तो अभी देखिए, ये 400 शब्द आपको बनाना है। थोड़ा सा नहीं लिखिएगा तो कैसे 400 शब्द बनेगा? क्या? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, 41। उसके अलावा अगला पॉइंट, ये पहले ही होना चाहिए था लेकिन ये पॉइंट छूट गया, पहले ही होता था, लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना, है ना? लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना, है ना? इस पॉइंट को भी थोड़ा सा डिटेल देना है। लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना के लिए मात्र एक अनुच्छेद लिख दीजिएगा, अनुच्छेद 326। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है ना, तो इसको आप लिख दीजिएगा। जब ये सब लिख लीजिएगा तो एक सारांश लिखिएगा, वो लिख लीजिए। अनुच्छेद 326 ही बोले हैं। हाँ, सारांश। उसके बाद लास्ट में लिखिए अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक आदर्श प्रस्तुत करती है, एक आदर्श प्रस्तुत करती है तथा इसे संविधान का सारांश कहना। ये लास्ट पैराग्राफ की बात हो रही है, अंतिम। सारांश इसमें लिखना है, तथा इसे संविधान का सारांश कहना युक्ति संगत भी है। युक्ति संगत, युक्ति संगत भी है। आपको इंग्लिश मीडियम वाले को कंपटीशन देना है ना, तो आपको अच्छी हिंदी आनी चाहिए। हाँ, युक्ति संगत भी है, पूर्ण विराम। बता दे रहा है, युक्ति संगत मैंने प्रासंगिक, कल ही बताए थे। उसी एक ही, हाँ, भगवान एक ही है और नाम उनके अलग अलग हैं, शब्द एक ही है, समीचीन है, प्रासंगिक है, युक्ति संगत है, तर्कपूर्ण है, तर्क संगत है। एक ही शब्द के कई शब्द। युक्ति संगत भी है, पूर्ण विराम। यह न सिर्फ संविधान के मूल उद्देश्यों को प्रस्तुत करती है, बल्कि उनकी प्राप्ति के लिए विस्तृत कार्य योजना का
मार्गदर्शन भी करती है। उनकी प्राप्ति के लिए विस्तृत कार्य योजना का मार्गदर्शन भी करती है। विस्तृत कार्य योजना का मार्गदर्शन भी करती है। बस इतना सारांश आप लिख देंगे तो हो जाएगा।